जय भीम दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। और रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। तो दोस्तों, हम आपको डेली पॉलिटी के सवाल बताते हैं और उनके विकल्पों के बारे में भी बताते हैं, सभी के बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं। तो आज हम आपको फिर लेके चलेंगे आज की क्लास में। तो देखिए, आज का पहला सवाल क्या है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? मतलब पंचायत जो थी, ये पहले संवैधानिक दर्जा इनको नहीं दिया गया था। इनको पहले डीपीएसपी में रखा गया था, जो भाग 4 में था, अनुच्छेद 40 में। किसमें? अनुच्छेद 40 में था। तो डीपीएसपी से इनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए संशोधन किए जाते हैं। तो इसके लिए कौन सा संशोधन किया गया था, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए किया गया था, को था 73वां संविधान संशोधन, जो ऑप्शन ए में दिया है। 73वां संविधान संशोधन। ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। और इसके लिए एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसको बोलते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी। और पंचायती राज को लागू किया गया था 1959 में। 1957 में कमेटी बनी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। और उसने जब रिपोर्ट दी, फिर 1959 में बनाया गया, ये लागू किया गया। और नागौर एक गांव है, पंचायत है, राजस्थान में पड़ती है। वहां पहली बार पंचायत चुनाव किया गया। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर की तारीख क्यों ली गई थी? क्योंकि पंचायत राज जो थी, ये गांधी जी को मतलब बहुत उनकी इच्छा थी कि हर क्षेत्र में पंचायत राज लागू होना चाहिए। लेकिन भीमराव अंबेडकर इसके खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने इसको डीपीएसपी में डाल रखा था। और जब ये लागू की गई थी, तो गांधी जी के जन्मदिन को ही लिया गया और 1959 में लागू किया गया था। इसलिए 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार नागौर पंचायत, जो राजस्थान में पड़ती है, वहाँ लागू किया गया था पहली बार। और अगर पूछे कि पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था, तो पहली बार पूरे राज्य में जब हुआ था, वहाँ तो केवल एक गांव में हुई थी। और बाद में पूरे राज्य में जब हुई थी, तो पूरे राज्य में हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगला विकल्प क्या दिया है? इसमें हो गई आपका 73वां संविधान, पंचायती राज। पंचायती राज। पंचायती राज त्रिस्तरीय है। पहले त्रिस्तरीय था, बाद में इसको द्विस्तरीय भी बनाया गया अशोक मेहता की कमेटी पे, मोरारजी देसाई की सरकार 1977 में। और बाद में फिर जब कांग्रेस आई, तो फिर उसने त्रिस्तरीय ही कर दिया। जैसे एक गांव पर बनती है एक पंचायत, क्षेत्र पंचायत जिसको बोलते हैं, एक ब्लॉक प्रमुख जो होता है उसको। 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में ही किया गया था। ये नगर पालिका के लिए होता है, नगर पालिका, या आप बोल सकते हैं इसको नगर पंचायत। नगर पंचायत। 86वां संविधान संशोधन, जो 86 नंबर का संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, ये किस लिए किया गया था? तो ये किया गया था, जो हमारे इस समय मूल अधिकार में एक दिया गया है, शिक्षा का अधिकार, जो 21 के ए में जोड़ा गया है, उसके लिए 21 का ए में जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार के लिए। फिर अगला क्या दिया है? 100वां संविधान संशोधन। 100वां जो संविधान संशोधन 2015 में किया गया था, ये किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ भूमि विवाद था, उसको निपटाने के लिए। भारत बांग्लादेश भूमि विवाद। भारत बांग्लादेश भूमि विवाद। अगले पे चलते हैं। अगले सवाल पे देखिए क्या है इसमें। संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? मतलब जो संसद होती है, वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि जब किसी से करती है, तो किसी भी राज्य में लागू कर सकती है। इस चीज का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें विकल्प क्या दिया गया है? अनुच्छेद 249, 253, 262 और 263।
तो जो 249 होता है, ये हमसे यही कहता है कि 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार होता है। जो राजसूची होती है, राजसूची के विषय में 1 वर्ष का कानून बनाने के लिए राजसूची में 1 वर्ष के लिए कानून बनाना, 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार, अधिकार ये होता किसके पास है? होता है राज्यसभा के पास, और देती है इसको संसद को, और फिर बाद में संसद ये राजसूची के विषय में कानून बनाती है। ये चीज दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 249 में। अगला विकल्प जो है अनुच्छेद 253, 253 में क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि यही आपका आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि होती जो राज्य की बिना अनुमति के उस पर लागू कर दी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि। अंतर्राष्ट्रीय संधि। अगला विकल्प है 262, 262 में क्या होता है? नदियां जो होती हैं, जो नदी बहती है जिसको बोलते हैं नदियां, इनको किस विषय में डाला गया है? इनको डाला गया है राज्य सूची में। नदियां, नदियों को डाला गया है किसमें? राज्य सूची में, राज्य सूची में। और ये हमारे हिसाब से तो गलत हुआ है, क्योंकि नदियों को राज्य सूची में नहीं बल्कि केंद्र सूची में ही डालना चाहिए था, क्योंकि नदी एक राज्य में नहीं, एक राज्य से निकल कर दूसरे राज्य में भी जाती है, और इसलिए कई बार आपस में विवाद हो जाता है, दो राज्यों में आपस में विवाद हो जाता है। अनुच्छेद 263, 263 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद है इसमें। नेक्स्ट पे, संचित, संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो संचित निधि आपका अनुच्छेद किसमें है? देखो पहला विकल्प दिया अनुच्छेद 265, फिर 266, फिर 267 और फिर 275। तो 265 होता है। 265 क्या होता है कि संसद कोई भी विधेयक पारित किए बिना टैक्स नहीं लगा सकती। जो टैक्स हम पे लगता है, कर लगाए जाते हैं, उसके लिए टैक्स में बढ़ोतरी करना है, घटोतरी करना है, तो उसके लिए संसद में एक विधेयक पारित करना पड़ता है। तो इसमें यही चीज दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 265 में। और 266 है, ये आपका संचित निधि से ही संबंधित है, संचित निधि से, संचित निधि। संचित निधि क्या होती है? संचित निधि का मतलब ही होता है पैसा, जो हमारे पूरे देश का कर वर जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है, वो टोटल संचित निधि, जो इसका एक हिसाब से आप मान लीजिए इसको आरबीआई, आरबीआई के पास जमा है ये सब कुछ। और अनुच्छेद 267, 267 में क्या होता है? 267 में होता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि क्या होता है कि आकस्मिक निधि होता है आपातकालीन स्थिति में पैसा निकालना, उसको ही बोलते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि से पैसा निकालने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, और वो लगभग 500 करोड़ रुपया निकाल सकता है। तो इसमें क्या हो गया? आकस्मिक निधि 267 में, आकस्मिक निधि मतलब आपातकालीन की स्थिति जब आएगी तो राष्ट्रपति 500 करोड़ तक रुपया संचित निधि से निकाल सकता है। और अनुच्छेद 275, इसमें क्या है? विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, विशेष राज्य, विशेष राज्य। अब विशेष राज्य क्या होते हैं? जैसे विशेष राज्य होते हैं कि राज्य से जो भी टैक्स कलेक्शन होता है वो केंद्र को जाता है, ठीक है, और उसमें से लगभग 80% तक का हिस्सा वो वापस फिर राज्य को लौटा देता है। उन राज्यों को ही विशेष राज्य बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? जब ज़्यादा पैसा मिलेगा तो राज्य को डेवलप होने का ज़्यादा अवसर मिलेंगे। आइए अगले सवाल पे बढ़ें। वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो वित्त आयोग का संबंध देखिए अनुच्छेद 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है। क्या है इसमें? वित्त आयोग। वित्त आयोग का काम क्या होता है? केंद्र और राज्य के
बीच कर का बंटवारा करना, ये वित्त आयोग का काम होता है। तो वित्त आयोग में लगभग 4 सदस्य होते हैं। और ये सवाल आता है कि प्रथम वित्त आयोग के जो वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष कौन था? प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम वित्त आयोग के थे कौन? केसी नियोगी, केसी नियोगी। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया हैं वर्तमान में क्या? वित्त आयोग के अध्यक्ष। अनुच्छेद 292 में क्या है? केंद्र सरकार विदेश से कर्जा ले सकती है। क्या है इसमें 292 में? केंद्र सरकार विदेश से कर्जा या ऋण ले सकती है। और 293 में क्या है? राज्य सरकार भी विदेश से कर्जा ले सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसको केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। क्योंकि अल्टीमेट ऐसा होता है कि चाहे केंद्र सरकार इस समय, जैसे मान लो हमारे देश में बीजेपी की सरकार है, तो इसने कर्जा लिया है, तो वो कर्जा संचित निधि पे ही भारित रहता है, मतलब संचित निधि से ही देना पड़ेगा। तो चाहे अभी बीजेपी ने लिया है, अगले समय में जैसे मान लो कोई दूसरी पार्टी आ गई, तो उसको भी वो कर्जा देना पड़ेगा। और कर्जा कहाँ से देगी? संचित निधि से देगी। और इसके बाद अगला क्या है? अनुच्छेद 297। तो 297 जो होता है, ये भाई बहुत अच्छा अनुच्छेद है। इसमें क्या है? इसमें ये होता है कि जैसे आपकी प्रॉपर्टी कोई है, या आपका खेत, आप मान लो सिंपल भाषा में आपका खेत है, वहाँ अगर सोना चांदी कोई कीमती चीज़ मिल जाएगी, पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी पेट्रोलियम वगैरह, तो वो चीज़ हो जाएगी सरकार की। किसकी हो जाएगी? सरकार की। लेकिन अगर वहाँ कोई जैसे कि बम, हथियार वगैरह ये मिल जाते हैं, तो वो आपकी मानी जाएगी। आपकी प्रॉपर्टी में मिला है तो आपकी। और अगर कीमती चीज़ें मिलेंगी तो वो सरकार की हो जाएंगी। तो ये चीज़ किस में लिखा है? अनुच्छेद 297 में। और हमसे पूछा गया था वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद 280 से है। यही इसका विकल्प सही है। अगला देखिए, संपत्ति के अधिकार के लिए किस भाग संपत्ति के अधिकार को किस भाग में ले जाया गया है? मतलब संपत्ति का अधिकार जो हमने आपको बताया था, मूल अधिकार में ही आता था संपत्ति का अधिकार, जिसको वर्तमान में मूल अधिकार से बाहर निकाल दिया गया है। तो इसको वर्तमान में किस भाग में ले जाया गया है? तो इसको आर्टिकल तो लगभग सब बता देते हैं कि 300 के ए में ले जाया गया है, लेकिन भाग नहीं बता पाते हैं। तो आपको हम बताएंगे। देखिए, भाग नंबर 8, 8 में क्या होता है? 8 में होता है केंद्र शासित प्रदेश। क्या होता है भाग 8 में? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? 8 में, भाग 8 में होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्या है? भाग 10। भाग 10 में क्या होता है? एससी एसटी के लिए प्रशासन की, जो जिस हिसाब से प्रशासन किया जाएगा वो है इसमें भाग 10 में एससी एसटी प्रशासन, प्रशासन की व्यवस्था। और भाग 11 में क्या है? भाग 11 में है केंद्र एवं राज्य के संबंध, यानी केंद्र और राज्य के बीच में कैसे संबंध रहेंगे, इस चीज की जानकारी भाग 11 में दी गई है। केंद्र एवं राज्य संबंध, केंद्र एवं राज्य संबंध किसमें? भाग 11 में। भाग 10 में क्या है? एससी एसटी प्रशासन। और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। और भाग 12 जो आपका बच रहा है, भाग 12 में ही ले जाया गया है संपत्ति का अधिकार। यही हमारा सही आंसर है। और भाग 12 में वित्त संपत्ति, क्या इसमें आता है? वित्त आता है, संपत्ति, इसी में आता है। और इसी में 300 का ए जो है, 300 का ए, यहाँ पे अनुच्छेद 300 का ए में ले जाया गया है इसको, संपत्ति के अधिकार को। अगला देखिए, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए, इसमें पहला विकल्प क्या है? 300 का ए, अनुच्छेद 300
301। क्या विकल्प है? अनुच्छेद 301। तो 300 के 1 में क्या है? भारत में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, यानी कि भारत में आके आप व्यापार कर सकते हो, ये दिया गया है किसमें? 300 के 301 में। वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता। और यही हमारा सही इसका आंसर हो जाएगा। और 302 अनुच्छेद 302 में क्या है? अनुच्छेद 302 में क्या है? संसद राष्ट्रहित व्यापार एवं वाणिज्य पर नियंत्रण रखेगी। संसद जो है, संसद क्या करती है? राष्ट्रहित को ध्यान में रखने के लिए राज्य में जो है व्यापार का प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये चीज दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 302 में। और अनुच्छेद 303 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसे नियम बना सकते हैं जो, जैसे कि एक राज्य पर कोई चीज प्रतिबंधित है तो दूसरे राज्य में उसको लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए नियम बना सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये अनुच्छेद 303 में बताया गया है और अनुच्छेद 303 में बताया गया है। ठीक है, अगला। सिविल सेवकों को बिना किसी ठोस कारण के नहीं हटाया जा सकता है, इसका उल्लेख संबंध के किस अनुच्छेद में है? मतलब सिविल सेवकों को बिना किसी ठोस कारण के नहीं हटाया जा सकता, ये दिया गया है अनुच्छेद 311 में है। किसमें? अनुच्छेद 311 में है। क्या? सिविल सेवकों को बिना किसी ठोस सबूत के नहीं हटा सकते हैं, अर्थात उनकी रक्षा की चर्चा की गई है इसमें। और अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवा का सृजन। अखिल भारतीय सेवा का सृजन। अखिल भारतीय सेवा का सृजन। सृजन मतलब बनाना, कैसे निर्माण करते हैं? क्या होता है? राज्यसभा को इसका अधिकार होता है, और राज्यसभा ये किसको अधिकार देती है? राज्यसभा इसका अधिकार संसद को दे देती है, और दोनों मिलकर फिर इसका निर्माण करते हैं। और अनुच्छेद 315 में क्या है? यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, और स्टेट पीसीएस। अनुच्छेद 317 में क्या है? 317 में क्या है? लोकसभा के सदस्य को हटाने की प्रक्रिया। लोकसभा के सदस्य को हटाने की प्रक्रिया को, या उसको निलंबित करने की प्रक्रिया किसमें दिया गया? अनुच्छेद 317 में। अगले सवाल पे आते हैं। आईएएस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? आईएएस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो देखिए, मसूरी जो है, मसूरी उत्तराखंड में आईएएस ट्रेनिंग सेंटर है। कहाँ? मसूरी उत्तराखंड में। मसूरी उत्तराखंड में आईएएस ट्रेनिंग सेंटर है। और इस ट्रेनिंग सेंटर का क्या नाम है? इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम है, इसको शॉर्ट में लबासना बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है। ये है कहाँ? उत्तराखंड में, मसूरी में पड़ती है। वहाँ पे आईएएस को प्रशिक्षित किया जाता है। अगला विकल्प है हैदराबाद। हैदराबाद में क्या होते हैं? यहाँ पे आईपीएस जो होते हैं, आईपीएस, इनको प्रशिक्षित किया जाता है। कहाँ? आईपीएस में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ये है। और देहरादून में आईएफएस जो होते हैं, आईएफएस यानी कि जो वन विभाग में रहते हैं, आईएफएस। कौन? आईएफएस जो वन विभाग में रहते हैं, ये कहाँ है? ये है देहरादून। देहरादून कहाँ है? देहरादून भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। और दिल्ली, दिल्ली हमारी राजधानी, जिसके बारे में आप सबको पता है। अगला सवाल देखिए क्या है? चुनाव आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 जो है, इसमें चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग। वर्तमान में चुनाव आयोग, चुनाव आयोग की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 324 में। 324 में चुनाव आयोग है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, ज्ञानेश कुमार जी हैं। अनुच्छेद 327 में क्या है? अनुच्छेद 327 में है संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधित कानून बनाने का अधिकार। और अनुच्छेद 329 में क्या है? न्यायालय में चुनौती दे सकता है, जैसे कि संसद और राज्य विधानमंडल के बीच में जो भी संबंध, उसके नियम बनाए जाएंगे, तो उसके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है।
आते हैं आज के लास्ट सवाल पे। लास्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, मतलब किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको बताते हैं हम किस दिन, जो आपका 25 जनवरी है, इसी दिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को। यही विकल्प हमारा सही है। 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं 24 अप्रैल को पंचायती राज लागू किया गया था, इसलिए पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। 22 मार्च को क्या होता है, 22 मार्च को होता है जल दिवस। जल दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। इसी दिन हम सारे दिवस, जो साल में जितने भी दिवस होते हैं, उस पर पूरा अच्छा सा वीडियो लेके आएंगे, आप लोग देखना। और उसमें से क्वेश्चन आता है, क्योंकि लगभग हर हर पेपर में ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी तारीख को कौन सा दिवस था, या किस कोई दिवस पूछ लेगा, तारीख बताना पड़ेगा, या तारीख को वो पूछेगा किस तारीख को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो इसके बारे में हम पूरा वीडियो लेके आएंगे जल्दी ही। और आज का वीडियो तो यहीं पे समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जय भीम दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।